नमस्कार। हम अभी माता रुक्मणी सेवा संस्थान में आए हुए हैं और अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने योगा सीखा और उसके साथ साथ में इस योगा के जो फायदे होते हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। हमारे बीच यहाँ डॉक्टर मनोज पानीग्राही जी आए हुए हैं। इन्होंने बस्तर में योग के लिए एक अलग ही मुकाम हासिल किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया है। सर, आप ये बताएं कि आज जो ये सेशन चल रहा, ये किस उद्देश्य से रखा गया था और ये बच्चों को क्या क्या सीखने को मिला है यहाँ पर? आज का जो सेशन है विशेष रूप से जो युवा बच्चे हैं उनके अंदर योग कैसे उतरे, जीवन में योग करते हुए अपने वो मन को और तन को कैसे स्वस्थ बनाए, कैसे निरोग जीवन जिए, और बच्चों में जो शिक्षा को लेकर के, जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चुनौतियां रहती हैं उनको बच्चे स्वयं से कैसे उसका समाधान कर सकें, ये इसका आज के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। और साथ में ही आदरणीय हमारी नीता जी ने जो है ये आयोजन से जुड़ी हुई हैं और एक प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपनाती हैं, तो उनके कुछ टिप्स भी बताए कि नेचुरली कैसे आदमी अपना जीवन को जी सकता है। और साथ में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस सत्र का जो रहा सेशन को, कि बच्चे अभी परीक्षा का समय है, तो परीक्षा के दौरान यदि वो योग को अपना लेते हैं तो उनके परीक्षा का जो स्ट्रेस का लेवल है वो एकदम से घट जाता है, उनका जो तनाव का स्तर है वो घटता है। और जो योग करते तो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इस प्रकार के रसायन जो है वो निकलते हैं और ये सारे पॉजिटिव रसायन हैं। तो जीवन में अगर व्यक्ति को पॉजिटिविटी चाहिए, जीवन में एक नया ऊर्जा, उत्साह और जोश चाहिए, तो उसको सबको योग करना चाहिए। तो आज बच्चों ने किया तो उसका आनंद लिया जी। अच्छा, ये जो आयुष मंत्रालय है और आप क्योंकि पतंजलि योग केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के जो पद्धति होते हैं उनमें क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है? फर्क तो नहीं है, योग तो योग है, सब जगह योग एक रूप में होती है। आयुष मंत्रालय की विधायी इकाई है जो योग के प्रमोशन के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के प्रमोशन में सरकारी एक विधायी इकाई है, वो जो कार्य करती है, सारी व्यवस्थाएं, सारी आयोजनों, इन सबको करती है। और पतंजलि एक स्वयंसेवी संगठन है जो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी के पावन नेतृत्व में आज लगभग 200 देशों में योग किया जा रहा है। तो आज के समय में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज 200 देशों में योग पहुंचा है, तो यह योग पूज्य महाराज जी के पुरुषार्थ से पहुंचा है। लेकिन यह उसका श्रेय अकेले को नहीं जाता, ये श्रेय आदि गुरु महादेव से यह योग की परंपरा प्रारंभ हुई। गुरु गोरखनाथ जी से लेकर के पूज्य महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, कि दुनिया में योग आया तो योग हमसे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा और आज भी है। किंतु योग को जो लोगों ने आज जिस स्वरूप में पहुंचाया, उनके प्रति हमारा आदर, हमारा सद्भाव, हमारा सत्कार हमेशा होना चाहिए। इसमें मुंगेर एक संस्था है जो योग को बहुत ज़्यादा आगे लेकर गया है। श्री गुरु जी रविशंकर महाराज जी योग पे बड़ा कार्य करते हैं, गायत्री परिवार योग पे, आदरणीय नागेंद्र जी कर्नाटक आदि में, जब तो चारों तरफ योग है भारत के अंदर। तो सदगुरु से लेकर के सब लोग योग करते कराते हैं और आज सब मिलकर के एक बड़ी रूप में पूरी दुनिया को, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, भारत पूरी दुनिया का सिरमौर है और हम पूरी दुनिया को, हमारी फिलोसॉफी है कि हमारा पूरा दुनिया हमारा परिवार है, हमारे अपने लोग हैं वो सारे। तो हम प्रत्येक जनमानस में योग के माध्यम से उसके तन, मन और उसकी आध्यात्मिक उन्नति ये कैसे हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इसी ज्ञान को, इसी परंपरा को हमारे लिए विरासत में छोड़ के गए हैं। हम लोग कभी कभी अशांत हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तो ये योग करेंगे तो सब लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। हमारे बीच में रायपुर से आई हुई नीता झा जी भी आए हैं यहाँ पर। मैम, योग को लेकर के जो आप यात्रा कर रही हैं उसके विषय में आप बताएं। योग तो हर किसी के लिए ज़रूरी है और आने वाले 2-3 दशक से इसका काफ़ी महत्व रहा है। और आदरणीय रामदेव बाबा जी और ऐसे ही 10-12 ऋषियों ने एक विचार रखा था
कि पूरे देश को हम योगमय बनाएंगे, उसके बाद पूरे विश्व को योगमय बनाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का और बहुत सारे लोगों का सपना है कि विश्व गुरु बने भारत। विश्व गुरु आप तब बन सकते हैं जब गुरुत्व आपके हर व्यक्ति में हो, और इसका सीधा साधा रास्ता जाता है योग से। तो हम आईएनओ से जुड़े और सूर्या फाउंडेशन का दोनों के तत्वावधान से ये कार्यक्रम चल रहा है। साल भर में हमारे बहुत सारे साथी पूरे भारत में लगे हुए हैं। और अभी पिछले महीने मैं मॉरिशस गई थी, साहित्यिक कार्यक्रम था मेरा। तो मुझे वहाँ जा कर के ऐसा लगा जैसे मॉरिशस, आप लोगों को मालूम होगा कि गुरमटिया मज़दूरों का एक देश है। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा जैसे अपने पूर्वजों के भाइयों के वंशज के यहाँ, जैसे हम अपने दादा के गांव जाते हैं, वैसा ही फील हुआ। वही तुलसी का चौरा, वही पूजा, वही पाठ, वही मंत्र। बस चलने के पहले जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाते थे वो लोग। तो वहाँ जो मैंने देखा कि सारा चीज़ है, योग भी वहाँ पे है, तो मन में आश्वासन ये मैंने खुद को दिया कि जब विदेश में वो आज तक भूले नहीं हैं, तो हम यहीं पे जन्मे, यहाँ इतने बड़े हुए और हमको यहीं समाहित हो जाना है। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे से अच्छी चीज़ें दें और अच्छी बातें बताएं, क्योंकि हमने आज अपनी ज़िंदगी को जो लाइफ को जो जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। अब हमारा जीवन देश के लिए और बच्चों के लिए, समाज के लिए, योग के लिए, ये सब में हमको समर्पित कर देना है। ऐसा मेरा विचार है। हमारे बीच में शाला प्रबंधन से मैडम, आप अधीक्षिका हैं। हाँ जी, जी, आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम रेखा जसवाल है। जी 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 मैं डिमरापाल आश्रम में यहाँ पे अधीक्षिका पद पे पदस्थ हूँ। जी। और सारे बच्चे तो योग से पूर्व परिचित ही हैं। हमारे आश्रम में बचपन से ही ये ताऊ जी के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। और आए दिन मतलब कोई ना कोई यहाँ पे आता ही रहते हैं। मुंगेर से भी स्वामी जी लोग आते हैं। और सर हैं जो हमेशा आते ही रहते हैं हमारे यहाँ। योगा का कंपटीशन वगैरह भी सर के द्वारा करवाया जाता है, तो हमेशा प्रतिस्पर्धा में बच्चे। जी, यहाँ मैंने भी देखा कि बच्चे बहुत अच्छे से योगा कर रहे थे। मतलब उनको जी। हर एक आसन के बारे में पहले से ही पता था। परिचित है। जी और मैं भी यहाँ पे योगा की मतलब बच्चों को सिखाने का आप यहाँ कार्य पर काम करती हूँ। करते हैं। ठीक है मैम। तो मैम, आज का सेशन कैसा रहा? कुछ अनुभव बच्चों से जो आप लोगों ने चर्चा की होगी, तो कैसा रहा बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैम का बहुत सरलता से, सौम्यता से मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताया। बच्चों को बहुत आनंद आया और थोड़ी सी नई जानकारियाँ भी बच्चों को मिली, जो लेडीज़ के लिए मैम ने जो थोड़ा सा जोर दे के उनको समझाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। जी सर। जी सर, आपका नाम बता देंगे? रघुचंद्र करे, जी सर। आप यहाँ शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। तो सर, यहाँ जैसे योगा को लेकर के जागरूकता के लिए एक सेशन यहाँ पर चला, इस तरीके का लगातार यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। जी। अभी फिलहाल खेल कूद हो चाहे कोई और भी हो, तो उसमें माता रुक्मणी शाला का एक विशेष नाम आता है। तो ऐसे कौन कौन से जो सक्सेस हैं वो आप यहाँ के लोगों ने हासिल किया, यहाँ के बच्चों ने हासिल किया? नहीं, खास करके खेल कूद क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे रहे हैं, और इसका श्रेय हमारे जो आश्रम के संस्थापक हैं पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, जिन्हें हम लोग ताऊ जी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रातःकालीन और सायंकालीन प्रार्थनाएं होती है। जो प्रातःकालीन प्रार्थनाएं होती है उसमें ताऊ जी प्रतिदिन योग के बारे में बताते हैं और योगासन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं। तो बच्चे स्वस्फूर्त जो है ना, इन चीज़ों को ग्रहण कर चुके हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे जा चुके हैं। सुब्रत मुखर्जी का जो इंटरनेशनल ये है प्रतियोगिता है, उसमें छत्तीसगढ़ से हमारे बच्चे ही कई सालों से भाग लेते रहे हैं और कई नामी ग्रामी टीम को उन्होंने पराजित भी किया है। साथ ही एथलेटिक्स में जो राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिताएं होती है, उसमें कई सालों तक प्रथम प्रतिभागी के रूप में विजित हमारे आश्रम से ही बच्चे होते रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर भी हमारे आश्रम उनके निर्देशन में, ताऊ जी के निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य करता रहा है। हमारे बीच में बीमा के क्षेत्र से जुड़ी हुई और काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहती हैं अंजू झा जी भी आई हुई हैं।
मैम आपको आज का सेशन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि करें योग रहें निरोग। ये जो नारा है ये हर किसी को अपनाना चाहिए। और मैं तो कभी योगा उसमें जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हर व्यक्ति को है आज के समय में। जैसे मैं कॉरपोरेट में वर्क कर रही हूँ, तो मैं एक चीज़ देखी कि अपने लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन आज आकर के लगा कि नहीं, कुछ समय निकालना ही चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक है मैम, आप अपना करते रहिए। इसके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था मैम स्कूल का? भोपाल में ये सेशन क्यों कराया गया? As this session has been organized to inculcate good skills as well as to make them energetic, because it's our exam time and it is a monotonous job for the students that they every day they used to come to school. We engage them in studies. So apart from that, we feel this session would be a fruitful session for the students, because they get a time to refresh themselves. And of course, as we know, yoga keeps the mind calm, body fit, and also it keeps our student motivated and encouraged every time. मैम अभी परीक्षा से पहले अभी तैयारी कैसी चल रही है बच्चों को लेकर के, उनको स्ट्रेस मैनेज करना? That is the only reason we conduct this yoga session, because it's their exam time. Continuous for 6 periods they used to sit. We engage them, the students, in studies, and that is why this yoga is very important for them, because it keeps them refreshed and energetic. अच्छा नीता मैम, यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा कि बच्चों को आप लोगों ने अंकुरित अनाज जो है वो खाने के लिए दिया, वो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, वो क्यों आप लोगों ने उसको उसकी पहल की? हाँ, अंकुरित अनाज मतलब जीवित अनाज, जो अपने में जीवन लेके रखा हुआ है। वो जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में उसका पोषण बहुत अच्छा मिलता है, और अंकुरित होने के बाद उसका गुण और भी बढ़ जाता है। अगर रोज़ बच्चे या कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति अंकुरित अनाज खाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के भी खा सकते हैं, सिंगल भी खा सकते हैं, उसको सलाद बना के भी खा सकते हैं, तो शरीर को बहुत जल्दी एक तो डाइजेस्ट हो जाता है और पोषण भरपूर मिलता है। अच्छा कई बार ये देखा जाता है कि अ, जैसे सेशन होता है, सेमिनार होते हैं, तो उसमें काफ़ी मोटिवेट होते हैं लोग, खासकर बच्चे भी और बड़े भी, लेकिन वो जब दूसरे दिन से फिर वो ज़ीरो हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए ये हम जैसे योगा टीचर की जिम्मेदारी है। हमको एक बार आके कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए, और जो हमसे क्लास करवाते हैं, सर से भी मैं निवेदन करूँगी, मैडम से निवेदन करूँगी कि आप बच्चों को मेरा नंबर दीजिए, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो वो सीधे उससे सीख लें, क्योंकि हम जब तक किसी से सीखे नहीं थे, हम सिखा नहीं पाए थे। तो बच्चों के लिए भी यही मेरा मैसेज रहेगा, आप सीखिए, पैसे की चिंता मत करिए, नहीं है मत लीजिए बिल्कुल, आप सीख लीजिए। एक व्यक्ति अगर सीखता है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सकता है, खुद भी स्वस्थ रहेंगे। जैसे कभी-कभी ये देखा जाता है कि बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, मान लीजिए अगर वो पढ़ाई में पीछे है या फिर एक तरीके का पीयर प्रेशर है उसके में, एक उम्र में आने के बाद में, तो वो चीज़ उनके पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि आपने मशीन पैदा नहीं की है, एक व्यक्ति पैदा किया है, उसके पास भी दिमाग है, उसका शरीर है। जैसे आप कभी छोटे रहे होंगे, आप बड़े हो गए, आपने बहुत सारे टास्क जीते हैं,
वैसे ही वो भी एक दिन बड़े होंगे, उनके सपने पूरे करने का समय आएगा। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ उनको पढ़ने दीजिए, और कोई एक शौक़ जो उनका होता है, शौक़ अच्छा बुरा नहीं, वो तैरना चाहते हैं या फिर साइकिलिंग पसंद है, क्या है, आप उनका माइंड मैट्रिक्स एक चीज़ होती है, उससे आप ब्रेन मैपिंग कराइए। ब्रेन मैपिंग कराएंगे तो पता चलेगा आपका बच्चा का कौन सा ब्रेन का पार्ट ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा। जैसे हम बोलते हैं ना, ये बड़ा भावुक है, बात बात में आंसू आ जाता है, लड़की है क्या, ऐसा मत बोलिए। आप जानिए कि उसका बहुत सॉफ्ट है मन। तो उससे संबंधित कलाकारी वाली चीज़ें या जो भी है, आप लता मंगेशकर से क्रिकेट मत खिलवाइए, आप सचिन तेंदुलकर से गाना मत गवाइए, आप वही करने दीजिए और स्वच्छंद उनको जीने दीजिए बचपन। पढ़ाई में आपने आगे कर दिया और नौकरी नहीं मिली तो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसकी एक हॉबी है, उसका जो पैटर्न है, उससे रिलेटेड हॉबी है, उसमें आपको भी घुसना पड़ेगा। बच्चा आता है तो एक तो मोबाइल मैं देखती हूँ, मोबाइल बिल्कुल आपको छूने नहीं देना चाहिए बच्चे को। आप रसोई में गैस चूल्हा छूने नहीं देते हैं क्योंकि हाथ जल जाएगा। अब गरम चाय छूने नहीं देते हैं क्योंकि हाथ जल जाएगा। वैसे ही उसका भविष्य जला रहा है मोबाइल, उतना ही बुरा है। आप उसको एक नहीं, तो वही मैं वहीं आ रही हूँ कि गैस चूल्हा हम क्यों रखते हैं? खाना पकाने के लिए, हाथ पैर जलाने के लिए नहीं रखते हैं। वैसे ही मोबाइल आप यूज़ करिए। बच्चे की पढ़ाई ऑनलाइन तो पूरी चली है अभी कोरोना काल में, तो वो हमारे लिए एक मदद की चीज़ है। खाना पकाइए, घर मत जलाइए। वैसे ही मोबाइल का यूज़ कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपको खुद को निर्धारित करना होगा। तब बच्चा सीखेगा कि ये टूल हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, वो एक काम की चीज़ है, उससे हमारी सांस नहीं चल रही है। अच्छा रीना मैम, यही क्वेश्चन है कि आप लोगों के पास एक टास्क रहता है कि इतना सिलेबस है, बच्चों का गार्डनिंग इतना होना चाहिए कम से कम, है ना, इतना अटेंडेंस होना चाहिए। तो जैसे अगर उनकी हॉबी किसी और चीज़ में, पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या करते हैं? Apart from studies, we also have other curricular activities. Like we have Saturdays, because every time we cannot engage our students in studies, they will run away from it. So we have our school sages as well. The SCRT have given the task to every schools that one day we should keep in spare, like Saturdays. It's a bagless concept in each school. So we celebrate Saturday as a bagless day, where the students engage themselves sometimes in sports, sometimes in yoga, and also we have drawing, painting, calligraphy. So we engage the students in all those activities in which the students are actually interested. So all the 5 days we have our academics part, and non-academics, that is co-curricular activities, we engage the students in this bagless concept.